हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम करने वाले हैं शब्द शक्तियाँ। इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि शब्द शक्तियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं। प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वह किन्हीं ध्वनियों के मेल से बनता है। जो शब्द या प्रत्येक शब्द जो हम बोलते हैं या लिखते हैं वह अनेक ध्वनियों के मेल से बनता है। जैसे कि कमल शब्द है, इसमें 3 ध्वनियाँ हैं, क म ल, तो तीनों के मेल से बनेगा शब्द कमल। इसका अर्थ एक ही होगा, वह होगा कमल का फूल। जिस प्रकार हम बड़े होते हैं उसी प्रकार हमारा जो मानसिक तल है, मानसिक ज्ञान है, शब्द भंडार है, वह बढ़ता है। हमारे शरीर के बड़े होने के साथ साथ हमारे दिमाग का भी विकास होता है और दिमाग के विकास होते होते हमारे शब्द में वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। नित्य ही हम नए नए शब्दों को जानते हैं, नए नए शब्दों या पदार्थों के संपर्क में भी आते हैं। कवि या साहित्यकार का अर्थ को रमणीय बनाने के लिए अथवा उसमें चमत्कार पैदा करने के लिए शब्द का प्रयोग विशेष प्रकार से करता है। जैसे कि जो कवि लोग होते हैं बेटा, इस पंक्ति का अर्थ है कि जैसे कवि होते हैं, निबंधकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वह शब्दों का प्रयोग सिर्फ अर्थ के लिए नहीं करते हैं। वह शब्द का प्रयोग अर्थ के लिए नहीं करते हैं, उसमें चमत्कार पैदा करने के लिए करते हैं। जैसे कि जो साधारण लोग होते हैं, साधारण विद्यार्थी होते हैं, वह शब्दों का प्रयोग, साधारण जो मनुष्य होता है वह शब्दों का प्रयोग साधारण बातों के लिए करता है। लेकिन जो कवि लोग होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वह शब्दों का प्रयोग चमत्कार, उस कविता में चमत्कार लाने के लिए, उस शब्द में चमत्कार लाने के लिए विशेष रूप से करता है। तो इसे ही काव्य शास्त्र कहा जाता है, शब्द शक्तियाँ कहा जाता है। तो काव्य शास्त्र के अनुसार 3 शब्द शक्तियाँ प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं? अविदा शब्द शक्ति, अविदा शब्द शक्ति, लक्षण शब्द शक्ति, लास्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। यह 3 शब्द शक्तियाँ प्रमुख हैं। सबसे पहली पढ़ते हैं अविदा शब्द शक्ति। शब्द के जिस शक्ति से शब्द के प्रचलित और निश्चित अर्थ का बोध होता है उसे अविदा शब्द शक्ति कहते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि शब्द के प्रचलित और निश्चित अर्थ का बोध होता है। अर्थात जैसे कि सिंह शब्द है, सिंह, जिसे हम सिंह बोल देते हैं, सिंह का अर्थ शेर है। तो शब्द के उच्चारण के बाद ही उसका जो प्रचलित और निश्चित अर्थ होता है, निश्चित होता है जो पक्का अर्थ होता है, वह हमारे सामने आ जाता है। सिंह शब्द बोलने से, कमल शब्द बोलने से हमारे सामने उसका जो मुख्य अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है, वो हमारे सामने आ जाता है। उसे हम कह देते हैं अविदा शब्द शक्ति। उसे हम कहेंगे अविदा शब्द शक्ति। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि एक ही शब्द जो प्रचलित है
उसका निश्चित अर्थ हमारे सामने आ जाए। जैसे कि कमल हो गया, सिंह शब्द हो गया। सिंह का अर्थ क्या होता है? शेर होता है। हमें पता चल जाता है कि किसी जीव को कहा गया है सिंह। तो कमल का अर्थ तो क्या हो गया? कमल का अर्थ है एक फूल, कमल का फूल। तो एक विशेष अर्थ हो गया। अर्थात शब्द का उच्चारण करते ही समय हमें उसके अर्थ का बोध हो जाता है। उसे हम बोल देते हैं अविदा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षण शब्द शक्ति। इसमें क्या है कि मुख्य अर्थ में बाधा होने पर शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से ही संबंधित अन्य अर्थ लक्षित होता है, उसे लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। लक्षण शब्द शक्ति शब्द के लक्षणों से पता चल जाए। तो आप इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि शब्द के लक्षणों से जो अर्थ हमारे सामने आता है उन्हें हम लक्षण शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कि हमने बोल दिया कि वह तो निरा उल्लू है, वह तो निरा उल्लू है, या वह तो उल्लू है। तो ऐसा तो नहीं है कि वह पक्षी बन गया, उल्लू हो गया, है ना? यह तो हास्य व्यंग्य हो जाएगा। वह उल्लू नहीं है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो गया कि वह तो मूर्ख है, वह तो मूर्ख है। यहाँ पर उल्लू का अर्थ लक्षण अर्थ हो गया कि वह तो मूर्ख है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह उल्लू बन चुका है। एक मनुष्य उल्लू कैसे हो सकता है ना? तो यदि हम बोल देते हैं कि वह यह तो निरा उल्लू है, या यह तो गधा है ना, जहाँ गधे के समान है, तो ऐसा तो नहीं है कि वह गधा है, जीव है, जीव नहीं है। उसका लक्षण अर्थ क्या हो गया कि यह तो निरा मूर्ख है, या यह तो समझदार नहीं है। तो उसे हम बोल देंगे लक्षण शब्द शक्ति। पहले था अविदा शब्द शक्ति, जो शब्द बोलने से ही उसका अर्थ का हमें पता चल जाए, उस शब्द का बोध हो जाए, उसके अर्थ का बोध हो जाए, जैसा शब्द बोला जाए उसका एक ही निश्चित अर्थ हो। दूसरा है लक्षण शब्द शक्ति, जिसका लक्षण अर्थ हो। लक्षण अर्थ अर्थात जो शब्द बोला गया है वो ना हो, उसका लक्षण प्रकट करे। उल्लू का लक्षण क्या है कि वह तो मूर्ख है, इस प्रकार। तीसरा है व्यंजना, लेकिन उससे पहले हम एक उदाहरण और कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि साकेत के 8वें सर्ग में, साकेत बेटा एक महाकाव्य है हमारा हिंदी का, तो इसमें 8वें सर्ग में ना लक्ष्मण और उर्मिला, अर्थात जो राम जी के भ्राता थे लक्ष्मण और उनकी जो भाभी थी उर्मिला, उनके बारे में कुछ लिखा गया है। तो 8वें सर्ग में लक्ष्मण जी यदि कुटिया के भीतर जाते हैं, कुटिया के भीतर जाते हैं तो उर्मिला एक कोने में बैठी है, अर्थात लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला एक कोने में बैठी है। तो कवि कहता है कि दीख पड़े कौन सत रेखा, के मुझे अभी दिख गई है क्या कौन एक कोने में रेखा, एक कोने में रेखा मुझे अभी दिख गई है, एक कोने में रेखा। कोने में रेखा तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ कौन सत रेखा का अर्थ हो गया कि एक रेखा के समान बिल्कुल कमजोर स्त्री उर्मिला एक कोने में बैठी है, एक कोने में बैठी है, बिल्कुल कमजोर रेखा के समान उर्मिला। ठीक है, यहाँ पर रेखा का अर्थ लाइन नहीं है, यहाँ पर रेखा का अर्थ बिल्कुल कमजोर है, दुर्बल है। तो यहाँ पर लक्ष्मण के मन की वेदना को प्रकट करने की कोशिश की गई है। लास्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना वह शब्द शक्ति है जिससे सूचित अर्थ व्यंग्य होता है, सूचित अर्थ व्यंग्य होता है, अर्थात अविदा और लक्षणा की पहुंच से परे हो। यहाँ पर ना तो अविदा शब्द शक्ति हो जिसका स्पष्ट अर्थ हो सके, निश्चित अर्थ हो सके, ना ही लक्षण अर्थात उसके लक्षण को देकर अर्थ प्रकट किया जा सके। यहाँ तो तीसरा अर्थ प्रदान होता है, ना तो अविदा का अर्थ प्रदान है यहाँ पर, ना तो लक्षणा का। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ प्रदान होता है
उसे हम कह देते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। जो इस शब्द का तीसरा प्रधान अर्थ होता है वह सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है और गहराई में होता है। कैसे? जैसे कि एक सास कह रही है अपनी बहू को कि सूर्यास्त हो गया है, सूर्यास्त हो गया है। उसका कहना क्या होगा कि सूर्य डूब चुका है। तो बहू ने इसका अर्थ क्या समझ लिया, व्यंजना अर्थ क्या समझा कि दीपक जलाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए कि सूर्य तो अस्त हो गया है, अभी अंधेरा होने वाला है, दीपक जलाना चाहिए। तो यहाँ पर ना तो अविदा है कि सूर्य का अर्थ कोई सूर्य ही हो कि एक सूर्य खत्म होगा, दूसरा वो निश्चित अर्थ इसमें कोई नहीं है। दूसरा ना कोई लक्षण अर्थ है कि सूर्य का कोई लक्षण क्या प्रकट करे, वो भी नहीं है। यहाँ पर तो तीसरा अर्थ प्रदान है जो कि अति सूक्ष्म है और गहराई में है। तो समझने वाला ही इस अर्थ को समझ सकता है, लेकिन कवियों में, साहित्यकारों में ऐसे शब्दों की विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यह अर्थवाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य का दीपक अर्थ और अस्त होने का जलाना अर्थ किसी प्रकार साक्षात संकेत अर्थात प्रचलित अर्थ नहीं है। दूसरा ये लक्षणार्थ भी नहीं है कि लक्षण प्रकट किया जा सके। तो यहाँ पर जो अर्थ आए हैं कि जो बहू ने ये अर्थ समझ लिए हैं कि सूर्य अस्त हो गया तो हमें चानन करना चाहिए, अंधेरा हो चुका है, दीप को जलाना चाहिए, तो इसका यही अर्थ बिल्कुल सही है, जिसे हम कह देंगे कि यह व्यंजना शब्द शक्ति है। जहाँ पर दोनों अर्थ अप्रधान हो, तीसरा अर्थ स्पष्ट होकर आए और व्यंग्य के साथ आए, तो उन्हें हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू।